आप लोग मीडिया के माध्यम से जो भी लोग है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है, तो सीबीआई तो गलत प्रचार करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इनकी मानसिकता में भी अभी मुझे बदलाव नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा घना तो अभी है, मानववादी नहीं है। काफी मानवतावादी होता तो फिर ऐसा नहीं करते। हाँ। तो जो आप बार बार जो बोलते हैं कि ताज वाली जो बात कहते हैं कि भाई इसमें ये दलित का मामला और ये सारा जो है ना, आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ताज का जो मामला है, मैं इसको क्लियर थोड़ा करना चाहती हूँ कि ये जो ताज का जो प्रोजेक्ट है, ये मेरी सरकार का प्रोजेक्ट नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रोजेक्ट था, जिस सरकार में श्री राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और ये जो प्रोजेक्ट था 175 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन मेरी सरकार में केवल 17 करोड़ केवल रिलीज हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जब हमने बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखकर 25 अगस्त 2003 को हमने भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, मुख्यमंत्री के पद से मैंने इस्तीफा दिया। उससे पहले तो ताज प्रकरण मामला कुछ था ही नहीं। तो लेकिन उसके बाद केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जुडिशरी का सहारा लेकर सीबीआई का इस्तेमाल किया और ताज प्रकरण मामले में मुझे फर्जी फंसाया गया और बीजेपी ने फर्जी फंसाया और कांग्रेस पार्टी इसकी आड़ में मुझे उलझाकर वो भी इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझती बहुजन समाज के मामले में। तो हम बीजेपी को नागनाथ समझते हैं और कांग्रेस पार्टी को हम सांपनाथ समझते हैं। तो ताज प्रकरण मामले को यदि हम सांपनाथ और नागनाथ के हिसाब से यदि हम मिल गए आपके खिलाफ। नहीं, मैं जो आपको बता रही हूँ, बीजेपी ने ताज प्रकरण मामले में मुझे फंसाया है और कांग्रेस पार्टी मुझे इस मामले में लंबे समय तक इसको मुझे इसमें उलझा के रखना चाहती है, तो ताकि वो इसका कुछ राजनीतिक लाभ उठा सके। बीजेपी ने मुझ पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए मुझे इस मामले में फर्जी फंसाया और ये राजनीतिक लाभ। और जहाँ तक ताज प्रकरण मामला जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सीबीआई ने तो जब ये क्लियर कर दिया कि भाई इसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जब ये सीबीआई ने रिपोर्ट उधर दाखिल की माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाथों से डर लग रहा है थोड़ा नीचे माननीय सुप्रीम, अब लोग मेरे से डरने लग गया तो मैं क्या करूं? हाथों से डर लग रहा है मेरे को थोड़ा। तो वो जब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट वहां पर जो दाखिल की, तो अब जब मामला ये ताज प्रकरण वाला मामला है, तो जब सारे कोई क्लीन चिट मिल जाएगी तो दोषी कौन है उसमें? तो अभी इससे हमें कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसमें कांग्रेस की कुछ शैतानी हमें नजर आती है। तो जब सीबीआई ने रिपोर्ट वहां पे दाखिल की तो उसमें सबको क्लीन चिट दे दी, तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा डाउट हुआ कि भी सब लोग इसमें क्लियर, सबको क्लीन चिट मिल गई, तभी तो ये मामला सीबीआई को दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहती है कि हमने मायावती को निकाल दिया और दूसरी तरफ सबको निकालकर मुझे उलझा दिया इसके अंदर। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई ने खुद कहा कि जो 17 करोड़ रिलीज हुए थे उसमें हमें कोई भी लिंक मायावती की प्रॉपर्टी से या दूसरी प्रॉपर्टी से नहीं मिला है। तो जब नहीं मिला है तो डीए का केस किधर से बनता है? आपने जो अभी इससे पहले जो सवाल किया था ना कि भाई वो डीए का केस का क्या कि यदि मेरे पास ये नहीं है, आपके जो एसेट्स हैं, एसेट्स मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे पास जो भी संपत्ति है वो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को में दर्ज है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक एक संपत्ति के बारे में मैंने जानकारी दी है। लेकिन सीबीआई ने किया क्या है कि मेरे माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, उनकी संपत्ति को मेरे से जोड़कर डीए का केस बना दिया। अब यदि मेरे स्थान पर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य किसी पार्टी का कोई नेशनल प्रेसिडेंट है, तो यदि उनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नातों की संपत्ति को जोड़कर जो उनसे जोड़ दिया जाए तो अपने आप ही डीए का केस बन जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको अच्छा, और मैं पहले मेरी बात सुन लो। मैं सीबीआई के दोहरे मापदंड की क्यों बात करती हूँ? ताज प्रकरण मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व थे तो एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरे पर डबल एफआईआर दर्ज हुई, बाकी लोगों के ऊपर सिंगल हुई। और मेरे पर डबल क्यों हुई? क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। या फिर कांग्रेस, बीजेपी इसकी आड़ में तो राजनीतिक फायदा उठाकर जो हमारी मूवमेंट आगे बढ़ी उसको रोकना चाहते हैं, मेरी इमेज को खराब करना चाहते हैं। चाहे कांग्रेस ताकत लगा ले, बीजेपी लगा ले या और ताकत लगा ले, ये लोग मेरी इमेज को खराब नहीं कर पाएंगे। अब आपने बड़ी काफी लंबी कह दी। छोटी सी बात मैं कहने जा रहा हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस भी इसका कोई फायदा आपको फंसाए रखना चाहती है।
कि उन्होंने तो फंसाया कि उनको तो आपने छोड़ दिया है, सरकार गिरा दी, आपका झगड़ा है उनके साथ, बीजेपी के साथ, वो सरकार से बाहर हो गए। पर कांग्रेस वालों ने पहले तो दबाव डाल के एक क्लीन चिट दिया आपको सीबीआई से, ये भी एक चार्ज था। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी ने, ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो भी वो क्लीन चिट दी, तो वो उसमें भी एक साजिश थी, तो उसमें सभी लोगों को क्लीन चिट दे दी। अच्छा, मतलब बाकियों को देना चाहते थे, इसलिए आपको भी दे दी? नहीं, बाकी आपको देना चाहते थे इसलिए बाकियों को देनी पड़ी। दोषी था, जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने गलत काम किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको भी जानबूझ के क्लीन चिट दी, तो ताकि सुप्रीम कोर्ट को डाउट हो जाए कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तभी तो ये मामला सीबीसी के पास गया है। इसके पीछे भी साजिश थी कांग्रेस की, कानूनी साजिश थी कि कानूनी साजिश, उसके ताकि इसको मायावती को उलझा के रखा जाए। क्या फायदा होगा? सीबीआई की साजिश थी। फायदा क्या होगा? वो इसलिए कि मायावती घबराती रहेगी, डरती रहेगी और ये काम नहीं कर पाएगी, ये मेंटली डिस्टर्ब रहेगी, इनका मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। धमकियां देती रहेगी, मैं विड्रॉ कर लूंगी सपोर्ट। नहीं, धमकी क्या? तो आपके ऊपर ये चार्ज है कि आप सिर्फ धमकी देना चाहते हैं? कोई धमकी नहीं कि मैं विड्रॉ कर लूंगी। नहीं, विड्रॉ क्या मतलब? मैं अपने लिए नहीं, मैं बहुजन समाज की आस्था की प्रतीक हूँ। जो मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ये जब मैं बोलती हूँ तो बहुजन समाज की आवाज है। ठीक बात है, आप ये मान के, जब मैं बोलती हूँ वो बहुजन समाज की आवाज है। बहुजन समाज ये चाहता है यदि मेरे ऊपर अटैक होता, मेरे बहुजन समाज के ऊपर अटैक होता। अब आपका कहना ये है कि सीधी तो बात, आप ये मत बोलो कि मेरा मामला नहीं, बहुजन समाज का मामला। मैं तो कांग्रेस का समर्थन यहाँ पर कर रही है और यूपीए की आप सदस्य नहीं है। जो यूपीए की सरकार है, तो जिसको हमने बाहर से बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अनकंडीशनल, तो हमने उनको जो अनकंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल तो फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर के भाई उन्होंने कहा कि हम जो बहुजन समाज है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसको हमने ध्यान में रखकर हमने उनको समर्थन दिया। बाहर से लेटर लिखा था उसमें तो लिखा नहीं, हमने कोई नहीं लिखा, बिना शर्त। आप गलत बोल रहे हैं। उसमें लिखा था नहीं, बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ये गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हम ध्यान रखेंगे। तो मैं बोलती हूँ, समझ लो बहुजन समाज की आवाज है। राजनीति भविष्य की क्या राजनीति भविष्य? आपकी भविष्य की राजनीति, मेरी राजनीति नहीं, सपना क्या है आपका? सपना क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाले जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं, और इसके साथ साथ अपर कास्ट में से ऐसे लोग जो अपनी मनुवादी मानसिकता को छोड़कर बीएसपी में जुड़ रहे हैं, और तो हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो बहुजन समाज के साथ साथ अपर कास्ट में से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, मानवतावादी हो रही हैं बात। तो हम लोग ये चाहते हैं, मनुवादी अभी आपने कह दिया, हम तो शुरू से ही मानवता और इंसानियत में विश्वास रखते हैं। अभी आपने कहा मनुवादी, सीबीआई भी मनुवादी आपको बता, तो जो गलत काम करेंगे तो उनकी मानसिकता तो हमें उजागर नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा सपना क्या है कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके साथ सदियों से हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण सरकारी नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण की सुविधा तो मिल गई, तो राजनीति में तो आरक्षण का कोटा उनका पूरा हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में अभी तक भी आरक्षण का कोटा किसी भी महकमे में पूरा नहीं है। कब बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे आज कांग्रेस की सरकार है, आरक्षण के कोटे को इनडायरेक्टली किस तरीके से एक आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। जैसे बीजेपी चल रही थी, एक मिनट, जैसे बीजेपी चल रही थी जिस रास्ते पे, आज उस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। चल रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आरक्षण है, तो एक तो कोटा पूरा नहीं करे, और जो सरकारी जितने संस्थान है, तो छोटा कमाल हो गया, उसका वो निजीकरण कर रहे हैं, और निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है। तो हमारे लोगों को साथ हमारे सपना, मेरी बात सुन लो, काशीराम जी का एक सपना था कि तो जब हम यूपी में जो मेरी बात सुन लो भाई, सबसे बड़े प्रदेश में हम 3-3 बार अपनी सरकार बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, दूसरों के साथ मिलकर बनाई। कोई बात नहीं, तो आज कल बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, बीजेपी ने खुद अकेले अपने बलबूते पर बनाई थी, या आज कांग्रेस ने अकेले अपने बलबूते पर बनाई, दूसरी पार्टियों का सहयोग लेकर बनाई। तो ये ऐसे बात नहीं है। तो जब हम यूपी में बना सकते हैं, तो सेंटर में क्यों नहीं बना सकते? बनाएंगे दोबारा, यूपी में भी बनाएंगे, सेंटर में भी आगे चल के बनाएंगे। हम बहुजन समाज को इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं, इस देश की मैं काशीराम जी को सपोर्ट कर रहा हूँ।
काशीराम जी का कहना ये था कि हमारी उनके हाथों में सौंप दिया। काशीराम जी का फिलॉसफी ये है कि जितनी स्थिरता रहेगी उतना बहुजन समाज को फायदा होगा। उन्होंने तो सरकारें गिराते रहेंगे तो हम ज्यादा काशीराम जी ने ये बात कब कही थी कि जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं हो जाता है तब तो सरकारें तो गिरती जब रहे तक तुम्हारे हम फायदे चाहेंगे में। कि राजनीति में यदि स्थिरता रहती है हमारे हित में है, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज तैयार हो जाएगा तो फिर स्थिरता अस्थिरता का मतलब क्या अभी रहेगा? तैयार फिर नहीं हुआ तो ना, हमने अभी तैयार नहीं हुआ हो ना, रहा है, तेजी से तैयार हो रहा तभी है। भी सरकार गिराने की और कोशिश करेगी ना। गिराने का क्या मतलब? आपकी क्या मतलब गिराने का? अस्थिरता तो यही होती है ना कि जब तक सरकार गिरे नहीं, चुनाव नहीं, आपको फायदा नहीं होता। ना हम क्यों हम किधर किसकी सरकार गिराते हैं? हमने यदि पहले कभी सेंटर में बीजेपी की सरकार गिराई, वो तो हमने यूपी में जैसे को तैसा जवाब दिया था। आप ये मायावती जी मानते कोएलिशन का जमाना है? आपने अभी कहा कि आपके साथ मिलकर सरकार बनाई, आपने दूसरे साथ मिलकर बनाई, पार्टियों में नहीं पड़ा। तो आपको लगता है कि आपको कभी ना किसी पार्टी के साथ जाना ही पड़ेगा? ये जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं होता तब तक का मैं बता रही हूँ। जिस दिन बहुजन समाज पूरा तैयार हो जाएगा कितने साल हमें लगेंगे? कोई जरूरत, कितने साल लगेंगे? मुझे लग रहा है जिस तरीके से तेजी से बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 साल में हम इस लायक बन जाएंगे। 10-12 साल तक तो आप किसी न किसी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहेंगे ना? अभी कुछ नहीं, राजनीति में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आते, कुछ नहीं कहा जा सकता कि बीएसपी का पलड़ा एकदम तेजी से ऊंचा बढ़ जाए।